दोस्तों, देश के श्रमिकों का देश के निर्माण और विकास में एक अहम योगदान होता है और इन्हीं की योगदान की सराहना और लोगों को उनकी परिस्थिति और समस्याओं के बारे में जागरूक। और आज इस मौके पर सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसएमई की कुछ खास योजनाओं के बारे में हम जानेंगे। खासकर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में एमएसएमई मंत्रालय के नेशनल डेप्यूटी वाइस चेयरमैन यशपाल अटवाल जी और इनके साथ ही हैं हरियाणा से वर्किंग चेयरमैन वत्सला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो एमएसएमई है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? सबसे पहले तो मैं आपके प्रसार भारती के श्रोताओं को धन्यवाद करता हूं जी। और जो एमएसएमई की मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में, जैसे अब अभी आपने मेरे से पूछा है, तो इसमें 50,000 से लेकर के 250 करोड़ तक के प्रोग्राम जिसमें आते हैं, हम लोगों को जानकारी देते हैं इनकी। तो एमएसएमई का जो सूक्ष्म का है, सूक्ष्म का रहता है 1 करोड़ से नीचे का निवेश रहता है और जिसमें टर्नओवर 5,000 तक की रहती है। और लघु का रहता है इसमें 5 करोड़ से नीचे का और टर्नओवर इसमें रहती है 10 करोड़ तक की। और मध्यम का रहता है इसमें 50 सीआर का और इसमें टर्नओवर रहती है 250 सीआर की है। ठीक है जी। तो इसमें छोटे छोटे लघु उद्योग आते हैं। जैसे हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें कैटल फीड का आ जाता है और आपका मस्टर्ड ऑयल का आ जाता है, फ्लोर मिल का आ जाता है। तो इस तरह सरकार की ना 1074 स्कीम्स हैं। उन सारी स्कीम्स को हम लोग एमएसएमई मंत्रालय के साथ मिल करके और वो सारी की सारी स्कीम्स हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि सरकार और लोगों के बीच में हम एक ब्रिज का काम करते हैं। तो जो मध्यम और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनका कितना विस्तार रहता है? किस तरह के उद्योग होते हैं उसमें? देखो जी, इसमें क्या रहता है कि जैसे इसमें आपका ये 2 तरह के उद्योग होते हैं। एक तो होता है सर्विस सेक्टर का, एक मैन्युफैक्चरिंग का होता है जिसमें आप अपनी चीज़ों को तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक सर्विस सेक्टर का होता है जिसमें जैसे कि कपड़े की दुकान या ब्यूटी पार्लर का या परचून की दुकान या जैसे बार्बर का कोई बड़ा अपना शोरूम करना चाहता है, तो ये तो सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। सर्विस सेक्टर में सब्सिडी नहीं होती। और जो मैन्युफैक्चरिंग का होता है जिसमें हम लोग मशीनें भी प्रोवाइड करवाते हैं उनको, तो मशीनों पे सब्सिडी होती है। और ख़ास करके मैं आपको ये बता दूं कि इसमें महिलाओं को ज़्यादा टारगेट किया गया है। महिलाएं किसी भी कास्ट की हो, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, बशर्ते कि हम लोगों ने ज़्यादा फोकस फूड प्रोसेसिंग पे किया हुआ है। ठीक है जी। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में क्या रहता है कि जो डेली यूज की चीज़ें हैं, जो डेली चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क मेड प्रोडक्ट है या मसाले बनाने की फैक्ट्री है, जैसे हम हल्दी है, मिर्च है, गेहूं है, आटा वगैरह, ये सारी डेली यूज की चीज़ें हैं ये। तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो इसमें महिलाओं को 35% सब्सिडी मिलती है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। और बंदा अगर है तो उसको 35% सब्सिडी है अगर वो शेड्यूल कास्ट का है। तो जनरल का है तो 25% सब्सिडी है। जी जी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है होगा इनका। जैसे अभी आपने बताया कि 50,000 जो है वो मिनिमम सीमा है। अधिकतम कितनी है वित्तीय सहायता की सीमा? अधिकतम इसमें मैंने जैसे बताया कि 250 करोड़ तक की है। अच्छा जी। तो आपने बताया कि आप लोगों को जागरूक करते हैं हम तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि आज अगर हम देखते हैं कि आज कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी हुई है। बिल्कुल। और गरीब भी है। कोई भी विकसित देश 100% जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर और सकता। सरकार ये चाहती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, देश के अंदर से गरीबी दूर हो और देश के अंदर से बेरोजगारी दूर हो। और इसी चीज़ों को देखते हुए एमएसएमई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। 35% का योगदान तो मतलब ऑन रिकॉर्ड ही आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इससे भी ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि
अब बच्चों को जैसे कॉलेजेज हैं, कॉलेजेज में जाकर के हम सेमिनार्स वगैरह करते हैं, वहाँ बच्चों को बताया जाता है। क्योंकि देखो बच्चे आज का जो युवा है, पेरेंट्स भी उसकी तरफ झांक रहे हैं, देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश की निगाहें भी उनकी तरफ है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश का भविष्य यही है। तो उस पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो बच्चों को हम जानकारी देते हैं, उनको बताया जाता है कि आप कॉलेज ये तो है नहीं, देखो जी सभी के सभी तो IAS नहीं बन सकते, सभी के सभी डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बन सकते। तो जो रह जाते हैं तो उनको हम ये बताते हैं ना कि देखो कि आप रोजगार की बजाय नौकरी की बजाय रोजगार पैदा करने वाले बने, रोजगार देने वाले बने। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक ये बड़ी बात है कि आज के युवा कल के भविष्य हैं और स्वरोजगार की तरफ हमें उन्मुख होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं वत्सला जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो उद्योग हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह से योगदान करते हैं? बहुत बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में जो MSME का है वो लगभग 35% GDP है, ठीक है ना, और बहुत बड़ा योगदान है। MSME में क्या करते हैं, जो सरकार ने जो पॉलिसी चलाई है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि अपने उद्योग लगा के अपने पैरों पे खड़ा करना। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है कि हम उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारा काम है प्रमोशन का, अवेयरनेस का, ताकि लोग उसका लाभ उठाएं, उन तक पहुंचे और अपने पैरों पे खड़े होएं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और ज़्यादा योगदान मिले। जी जी। जो देश की बनी हुई चीज़ें वो देश मतलब हमारे देश में ही बने, देश में ही खपत, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा देश है, बिल्कुल हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो सरकार काफ़ी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। और इसके अलावा सर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा इस योजना को बढ़ावा देने में? देखो सरकार तो अपनी तरफ से ना हर साल नई नई स्कीम्स लेकर के आती है, लेकिन कुछ हद तक है ना वो सारी बातें ग्राउंड स्तर तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता है। और अब ये जो MSME PCI का जो गठन हुआ है, ये MSME PCI क्या करती है कि वो सारी की सारी स्कीम्स ग्राउंड स्तर पर ले जा करके हम गांव-गांव में कैंप वगैरह भी लगाते हैं। कॉलेज में जैसे मैंने बताया आपको, हम सेमिनार्स वगैरह भी करते हैं। तो सरकार की जितनी भी स्कीम्स है ना, उसको हम प्रॉपर वे में, अगर किसी को लोन लेने में दिक्कत आ रही है, किसी को रॉ मटेरियल खरीदने में दिक्कत आ रही है, किसी को बना हुआ माल बेचने में दिक्कत आ रही है। अब मैं एक खास बात बता देता हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बच्चा हमारा पढ़ लिख गया, नौकरी के लिए वो इधर उधर हाथ पाँव मार रहा है, सभी कॉलेजों से देखो हर साल लाखों बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, सभी का टारगेट होता है कि हमने नौकरी करना है। अब आप बताओ सभी नौकरी करेंगे तो कैसे होगा? ये तो संभव है ही नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जानकारियाँ देते हैं और उनको रोज़गार के लिए पैसा दिलाने में मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम ये देखते हैं कि आज का जो युवा है, अब हमारा हरियाणा जैसे ये है, हरियाणा के साथ में पंजाब लगता है, शायद आपको पता होगा कि एक चिट्टे की बीमारी बड़ी नशा है, ये एक चिट्टा बोलते हैं उसको। तो यूथ जो है ना उसकी तरफ ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की वजह से तो है ना। बिल्कुल सही बात। जिसके माँ बाप वो क्या करते हैं, जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं वो टारगेट करते हैं अमीर घर के बच्चों को। तो वो मेरे सुनने में आया कि उसका वो पर ग्राम का 2,500 से 3,000 रुपया उसका वो रेट है। तो एक बार तो चलो वो अपनी जेब से लगा लेता है, लेकिन अब पेरेंट्स अब महीने का आप लगाओ 3,000 रुपये के हिसाब से तो 90,000 रुपया महीना हो गया ना। तो पेरेंट्स 90,000 रुपये महीना तो उनको नहीं देंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो अपनी उस नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर वो चोरियाँ करते हैं, चैन स्नैचिंग वगैरह करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की वजह से ही तो है ना। जब वो उनका ध्यान रोजगार की तरफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से भी दूर रहेंगे। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे ना विदेशों की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कारण क्या है? उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ काम नहीं है। लेकिन सरकार ने पूरा फोकस कर रखा है, सरकार चाहती है। अब आप ये देखिए ना कि 1,074 स्कीम्स हैं, जिसमें बागवानी आ गई है, आपका डेयरी फार्मिंग है, आपका फूड, जैसे मैंने फूड के बारे में बताया है। तो 1,074 स्कीम, जैसे मैंने बोला था कि इतनी स्कीम्स है और सरकार दोनों हाथों से पैसा दे रही है और सब्सिडी जी के साथ में दे रही है। और रही बात हम अपने बच्चे को
मतलब 20-25 लाख रुपया लगा करके कोई शोरूम खुलवाते हैं, कोई शूज़ का या कपड़े का, तो क्या गारंटी है कि वो पैसा, वो काम हमारा चल पड़ेगा? नहीं चलता। वो तो एक मतलब भविष्य की बात है ना, चल जाए, ना चले ना चले। लेकिन यहाँ क्या रहता है कि हम ये मानते हैं कि मिनिमम 10 लाख रुपया तक जो है ना, विदाउट सिक्योरिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड पे 10 लाख रुपया गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है, जो बेरोजगार हैं, जिनको हम स्टैंड अप में भी कह सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, कॉलेज से, घर से निकले हैं, उन्होंने कुछ करना है, तो उनको 10 लाख रुपया प्रोवाइड करवाया जाता है बैंक की तरफ से, जिसमें 35% सब्सिडी है। और मतलब बंदा लोन भी ले लेता है, फिर अपना काम शुरू भी कर लेता है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। तो उस समस्या का भी हम लोगों ने समाधान कर लिया है कि अगर उसके माल में क्वालिटी है, उसका लैब टेस्ट करके वो माल हम ही ले लेते हैं, तो अब आप देखो उनको फिर कहाँ दिक्कत है। बना हुआ माल भी उनका हम लोग ले रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें क्या रहेगा कि बैंक की जो EMI है वो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी आराम से दे पाएगा, और 2 रुपये अपने बचा भी पाएगा, और कहीं ना कहीं 1-2 बंदों को वो रोजगार भी देगा जी। तो उसमें देखो कि जब घर में कलेश कब होता है? टोटे में। जब घर में 2 बर्तन खड़कते हैं ना, तो तभी खड़कते हैं जब गरीबी होती है। जब हम रोजगार मिलेगा तो खुशहाली आएगी, और कहीं ना कहीं गरीबी दूर होगी, और देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। जी। वत्सला जी, आप हरियाणा में MSME के अंतर्गत काम करती हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि MSME के तहत क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो फेस करती हैं आप, खासकर हरियाणा में? हरियाणा में देखिए, कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए एक चैलेंज है हरियाणा में काम करना, क्योंकि क्या है, हरियाणा के लोगों को ना इतनी अवेयरनेस नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि सरकार ने इतना कुछ लोगों के हित में रखकर बहुत सारी योजनाएं जारी की हुई हैं। अब लोगों को क्या है कि पैसे वो ले लेते हैं, कहीं से भी लोन ले लेते हैं, क्या करते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है कि हम घर बना ले, ठीक है ना, घर बना ले, या बाइक ले ले, स्कूटर ले ले, अपना घर, अर्थव्यवस्था को या काम करने की नहीं सोचते हैं। वो पैसा लेके कहीं ना कहीं अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करते हैं। उससे क्या होता है, आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग कर्जों में ज़्यादा डूब रहे हैं, एक दलदल में फंसे जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा लेके वो घर पे लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आमदनी का तो साधन खत्म हो गया ना, तो इस कारण वो कर्जे में डूब जाते हैं। अच्छा, हम लोग उनको बताते हैं, अवेयर भी करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है। सबसे बड़ी बात, चुनौती तो यही है, खासकर महिलाओं की। बिल्कुल। महिलाएं आजकल क्या है कि जो लोकल फाइनेंसर इतने आ गए हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन देते हैं, ग्रुप लोन बना के। वो क्या होता है कि आपस में महिलाएं, अब कई महिलाएं घर में अपने हस्बैंड से बात नहीं करती हैं, या बड़े बुजुर्गों से बात नहीं करती हैं, आपसी उसमें उलझी रहती हैं, क्योंकि रोज़गार के लिए उनका कुछ वो है ही नहीं, तो वो आगे इंस्टॉलमेंट भी कैसे दे। तो इस कारण मेरे सामने तो ज़्यादातर महिलाओं की बहुत वो आ रही हैं कि कर्ज़ों में डूबी हुई हैं। तो अब मेरा क्या है कि मैं जा के लोगों को कहती हूँ कि आप उद्योग शुरू करने के लिए सरकार ने आपको इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दी हैं कि अब आप 10 लाख रुपए लगाकर, मतलब लेके लोन लेके, आप अच्छा खाने पीने से रिलेटेड उद्योग स्टार्ट कर सकते हो, और उस पे इंटरेस्ट भी इतना नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो 35% है सब्सिडी। उसमें इंटरेस्ट भी जो है ना 2% और कम हो जाता है महिलाओं के लिए। अच्छा। तो महिलाओं के लिए तो गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है। महिलाओं के लिए जो लोग मतलब दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ी जाति या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट तो पूर्ण रूप से उनको स्टैंड करने के लिए तत्पर है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को भी तो सोचना होगा ना। बिल्कुल, अपनी तरफ से उनकी देखो, पहल हम जो है लोग उसमें कमी सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, अब हमने सब्सिडी के साथ में भी, और बाय बैक का जैसे मैंने आपसे बताया, तो हम बाय बैक का और ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे करें कि जैसे छोटा बच्चा होता है, तो अपने जब वो पहले वो चलने से पहले तो हम लोग उसको वो एक रेडू सा लेकर के उसको चलाने की कोशिश करते हैं। जब वो चल पड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, वो फिर खेले करें अपना। तो लोगों को अब ये देखना चाहिए कि सरकार सब्सिडीज भी दे रही है, हम उनका बना हुआ माल भी ले रहे हैं, तो फिर अब दिक्कत क्या है? फिर तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और जैसे वत्सला जी अभी कह रहे थे कि वो महिलाओं का, अभी इन्होंने जो प्राइवेट फाइनेंसर की जो बात की, उनका तो इतना बड़ा माफिया है ना
कि बहुत से लोग शहरों को छोड़ के चले गए हैं, अपना कईयों ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो इतना मतलब उसके मानसिक तौर पे प्रताड़ित करते हैं ना, तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि उन जो ये प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, इनकी बजाय आप बैंक में जाइए। बैंक में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से स्कीम है, वहाँ बैंक 50-50 हज़ार रुपया महिलाओं को देता है। जैसे 5-5 महिलाएं, 10-10 महिलाएं अपना कोई छोटा उद्योग कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट देती है, और बिल्कुल नॉर्मल इंटरेस्ट पे। तो कहीं ना कहीं वो जो मानसिक पीड़ा है उनकी, उससे भी वो बाहर निकलेंगे और अपना कुछ स्वरोजगार भी उसको भी बढ़ाएंगे। जैसे कि वत्सला जी ने बात की राज्य स्तर पे चुनौतियों की, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी यही चुनौतियां होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे पंजाब में मैं पिछले 3 साल से पंजाब में काम कर रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हूँ, राजस्थान में काम कर रहा हूँ। लेकिन जितना, अब जैसे वत्सला जी ने कहा ना कि जितनी चुनौतियां हरियाणा में है ना, क्योंकि हरियाणा के लोग जो है ना इस बात को पता नहीं समझते नहीं है या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट, अब बंदा चल के जाए तो सही, 2 कदम तो बढ़ाए, और सरकार तो मतलब घर के दरवाजे के आगे खड़ी है। बंदा थोड़ा सा अपना कमरे से बाहर तो निकले। इतनी स्कीम है गवर्नमेंट, तो उनको उठाने की कोशिश करती है। पर क्या वजह लगती है आपको, खास क्या वजह हो सकती है? देखो, हमारे सामने जो चुनौतियां आती है ना, खास करके हरियाणा के अंदर, हरियाणा में ये आती है कि लोग पैसा तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को विदेश भेज दूं, मैं अपना घर बना लूं, ठीक है। यानी कि वो अपनी जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं ना, उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश करता है, काम नहीं करता है। अब वो पैसा ले लेता है, तो फिर वो ना तो वो लोन के उसकी बैंक की किस्तें पे कर पाता है, तो फिर वो डिफॉल्टर हो जाता है, ठीक है। बैंक पीछे वो आगे। तो ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने लोन लेना है तो अपना जिस कार्य के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो वो कार्य करें। देखो, अगर पैसा हमने इन्वेस्ट घर में कर दिया तो घर तो एक कुआं है, वहाँ जो पैसा आया वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वही पैसा हम अपने रोज़गार के लिए लगाते हैं तो रोज़गार अगर हमारा चलता है, और देखो चलने की तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने कहा कि हम बाय बैक वाला भी है, तो घर से क्या मतलब रोज़गार से क्या, उनको गाड़ी भी खरीद सकता है, वो अपना मकान भी खरीद सकता है, अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा भी सकता है, और अपने बच्चों को अगर लोगों की जैसे सोच है विदेश में जाने की, तो वो विदेश भी भेज सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है ना इनकी कि हमने व्यक्तिगत जरूरतें पूरी करनी है, उससे थोड़ा सा हट करके और रोजगार पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, इस तरह की जो सहायता है वो क्या एक ही बार दी जाती है या समय समय पर दी नहीं, समय समय पर दी जाती है, जब भी उनको हाँ, जब भी मतलब हमने अपना कोई कार्य, मतलब हमने मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री लगा ली, तो अगर हमें ये लगता है कि मुझे पैसे की और आवश्यकता है, तो बैंक जो है मदद करता है उनकी जी। उसको और पैसे की जरूरत है, तो रिक्वायरमेंट है, तो उनको और पैसा मिल जाता है। कंडीशन ये है कि बंदे को काम करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि लोग लोन ले लेते थे, जो कोटेशन लगती थी तो कोटेशन वाले से वो मैं सेटिंग कर लेते थे। वो कहता था जी मैं 5% लूँगा, मैं बिल दे दूंगा आपको, वो अपना कमीशन ले करके और वो बाकी पेमेंट उनको दे देता था, वो अपना यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम उसके अंतिम दौर तक उसके साथ खड़े रहते हैं। हम बार बार में उसके पास भी जाते हैं, बताओ भी तेरे को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, तूने अभी काम शुरू किया है। मतलब ये है कि वो पैसा यूज व्यक्तिगत रूप से उसके लिए पैसा यूज नहीं कर सकता, उसको काम करना पड़ेगा। अगर काम करेगा तो हम लोग उसका माल भी हम लोग खरीद लेंगे, और कहीं भी उनको दिक्कत आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं हर तरह से। जैसा कि आपने कहा वत्सला जी, आपने भी कहा कि हरियाणा में जागरूकता की कमी है, तो आज बहुत सारे श्रोता हमारे सुन रहे होंगे, तो हम ये जानकारी उन्हें देना चाहते हैं जो नए लोग हैं और जुड़ना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, तो कहाँ संपर्क करें, कहाँ फ़ोन नंबर कोई जिससे बात कर मैं बताता हूँ आपको कि एक MSME की आधिकारिक वेबसाइट है जी। आप वहाँ जाइए और वहाँ जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और नॉर्मल सी उसके वो हैं, मतलब आम बंदा भी उसको अप्लाई कर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस है जी, आपके कार्यालय में संपर्क जी हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो हम उनकी लोन दिलाने में मदद करेंगे, न कि हम लोग लोन देते हैं। हम कहीं भी उनको प्रॉब्लम आती है, अब लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो बैंक तक पहुंचते नहीं है, अगर पहुंच जाते हैं तो किसी वजह से बैंक की भी तो जिम्मेवारी बनती है ना, उसकी प्रोफाइल देखता है कि पैसा देने के बाद उसको वापस भी तो लेना है ना,
तो वो देखता है कि ये पैसा वापस दे पाएगा नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या है कि हम उसको पूर्ण रूप से, जैसे कोई बच्चा नया है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसको हम लोन दिलाते हैं, और लोन दिलाने के बाद हम उसकी हर तरह संभव, जो भी हर संभव उसका जो रहती है वो हम उसकी पूरी करते हैं, प्रयास रहता है हमारा। तो लोन के लिए कुछ गिरवी वगैरह भी रखा जाता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ तक कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन क्या रहता है कि अभी जैसे हमने PMFME पे फोकस कर रखा है, फूड प्रोसेसिंग पे, तो उसमें क्या रहता है कि 10 लाख तक विदाउट सिक्योरिटी, खाली पैन कार्ड, आधार कार्ड पे उनको लोन प्रोवाइड बैंक करवा देता है। कंडीशन ये रहती है कि बंदे का सिविल सही रहे। अगर फर्स्ट स्टेप ही वही है, अगर उसका सिविल सही है तो ही फिर वो आगे अप्लाई कर सकता है जी। कई बार हमारे सामने ऐसी बातें भी आ जाती है कि जी हमने तो कभी काम किया नहीं, कभी बैंक से लेन देन ही नहीं किया, तो हमारा सिविल कैसे होगा। तो ये मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बता देता हूँ कि अगर वो फ्रेशर भी है ना, तो उसमें -1 सिविल आता है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो बैंक आपको काम शुरू करने के लिए मतलब तत्पर रहेगा पैसा देने के लिए। जी। एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमसे लोग क्यों जुड़े, प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि क्या है, सरकार ने ना, अब कई लोग सोचते हैं कि हम क्या काम शुरू करें, कईयों को पता ही नहीं होता है, विशेषकर युवा वर्ग। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार की जो कौशल योजनाएं चल रही है ना, प्रशिक्षण, हम उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा। उनका क्या होता है, उनकी जो विजन है ना, वो क्लियर हो जाता है कि हम क्या करें, किस चीज़ पे लोन लें, कौन सा उद्योग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा काम क्या है कि एक सही दिशा देना, एक सही डायरेक्शन देना और एक सही जानकारी देना। सही बात है। आज इतनी सारी हमारी बातचीत में आपने MSME के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और मेरे ख्याल से उनके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपकी बात सुनकर मेरे ख्याल से जागरूक भी हुए होंगे हमारे कुछ श्रोता। तो सर, आपका और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद जी।